हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th, और वो है मृदा अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन। देखिए, सॉइल रिएक्शन के अंदर अपनी चर्चा चल रही है उभय प्रतिरोधन के ऊपर, बफर के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया था कि बफर विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में मिलाए गए प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अर्थात ऐसे विलयन जिनमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी बहुत मात्रा मिला दिया जाए तो वह पीएच परिवर्तन नहीं होने देते, पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, उन्हें उभय प्रतिरोधी विलयन बोलते हैं। अब ये जो उभय प्रतिरोधी विलयन होते हैं, ये जो बफर विलयन होते हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करें तो मैंने आपको बताया था कि इनके उदाहरण कौन से हो सकते हैं। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना हुआ लवण, ठीक है। इसके अलावा दुर्बल क्षार तथा दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण, तो ये इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। साथ ही बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन जो होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं वो चीज़ भी मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों ने उनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो है आपका मृदाओं में उभय प्रतिरोधन। यानी कि जो आपकी मृदा है उसके अंदर भी उभय प्रतिरोधन का गुण पाया जाता है, वो भी पीएच परिवर्तन का विरोध करती है। अब किन पदार्थों के कारण वहाँ पर उभय प्रतिरोधन का गुण पाया जाता है, किस पदार्थों के कारण वो पीएच परिवर्तन का विरोध करती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको सुनिए और साथ के साथ नोट्स भी आपको यहाँ पर बनाते रहना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और इसमें अपने पास है कि मृदाओं में उभय प्रतिरोधन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन का जो गुण होता है वो किसके कारण होगा, पहले तो वो चीज आप लोग देख लें। तो देखो, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन का गुण, मृदाओं में उभय प्रतिरोधन का गुण दुर्बल अम्लों तथा उनके लवणों के प्रभाव के कारण होता है। दुर्बल अम्लों तथा उनके लवणों के प्रभाव के कारण होता है। यानी कि मृदा के अंदर जो दुर्बल अम्ल पाए जाते हैं या फिर दुर्बल अम्लों के जो लवण पाए जाते हैं, वो इस मृदा को उभय प्रतिरोधी बनाते हैं, उभय प्रतिरोधन क्षमता इसके अंदर विकसित करते हैं, पीएच परिवर्तन के प्रति विरोध करने की, प्रतिरोध करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। कौन करते हैं? मृदा में उपस्थित दुर्बल अम्ल और उनके लवण, ठीक है भाई। अब कैसे करते हैं ये इस चीज को, यानी किस प्रकार से ये पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, इस चीज को समझें अपन, तो इसको अपन एक दुर्बल अम्ल की सहायता से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मृदा की उभय प्रतिरोधी क्रिया को, मृदा की यानी किस प्रकार से ये करते हैं इस क्रिया को, उसको समझने की अपन बात करें तो देखो, मृदा की उभय प्रतिरोधी क्रिया को एक दुर्बल अम्ल के विघटन, दुर्बल अम्ल के विघटन से समझा जा सकता है। अच्छा, दुर्बल अम्ल बोलो, कोलाइडी अम्ल बोलो, बात एक ही है, विघटन से समझा
जा सकता है, समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है भाई? कि जैसे अपन बात करते हैं मृदा के अंदर कोलाइडी कणों के ऊपर आप जानते हैं अधिशोषित H+ और Al+3 आयन पाए जाते हैं। H+ और Al+3 आयन जो है वो पाए जाते हैं और इनके कारण मृदा के अंदर एक निश्चित अम्लता होती है, निश्चित अम्लता होती है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं। आगे बात करें अपन तो मृदा विलयन के बारे में। तो मृदा विलयन के अंदर H+ और Al+3 आयन जितने ज़्यादा होंगे, भाई देखो अधिशोषित आयन कहाँ पर हैं? कोलाइडी कणों के ऊपर अधिशोषित आयन है H+ और Al+3, इनके कारण निश्चित अम्लता होती है। परंतु जब ये अधिशोषित H+ व Al+3 आयन कोलाइडी कणों से हटकर कहाँ आ जाते हैं? मृदा विलयन के अंदर आ जाते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर सक्रिय अम्लता उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? सक्रिय अम्लता यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। अब बात आती कि सर इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो भाई, एक दुर्बल अम्ल जो होता है, दुर्बल अम्ल जो होता है वो अल्प मात्रा में विघटित होता है। दुर्बल अम्ल अल्प मात्रा में विघटित होता है, विघटित होता है, अल्प मात्रा में विघटित होता है। इसके अधिकांश अधिशोषित H+ आयन अविघटित ही रहते हैं। इसके अधिकांश अधिशोषित H+ आयन, अधिशोषित H+ आयन अविघटित ही रहते हैं, अविघटित ही रहते हैं, अविघटित ही रहते हैं। यदि इसमें काफ़ी मात्रा में चूना मिला दिया जाए, यदि इसमें अधिक मात्रा में चूना मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो H+ आयन मिला दिया जाए तो H+ आयन उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और इनकी कमी को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए अम्ल विघटित होकर H+ आयन, अम्ल विघटित होकर मृदा विलयन में H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। परिणाम स्वरूप विलयन के pH में, परिणाम स्वरूप
विलयन के पीएच में बहुत कम अंतर आता है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को पूरी बात समझाता हूं। ये देखो क्या बोला अपन ने कि मृदाओं में उभय प्रतिरोधन का गुण दुर्बल अम्लों और उनके लवणों के प्रभाव के कारण आता है। यानी कि मृदा के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाए तो उसकी पीएच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मृदा के अंदर पाया जाता है दुर्बल अम्ल और उसके लवण। ये जो पदार्थ है ना, ये उस मृदा के पीएच में परिवर्तन नहीं होने देते हैं, यानी कि उस मृदा के अंदर उभय प्रतिरोधन क्षमता विकसित करते हैं। कौन करते हैं? दुर्बल अम्ल व उनके लवण। ठीक है, अब किस प्रकार से ये उभय प्रतिरोधन क्षमता विकसित करते हैं मृदा के अंदर, उसको अपन एक दुर्बल अम्ल के विघटन की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। कैसे? तो देखो, अधिशोषित H+ व Al+3 आयन जो मृदा के अंदर होते हैं, मृदा कणों के ऊपर, ह्यूमस कणों के ऊपर जो अधिशोषित H+ व Al+3 आयन होते हैं, इनके कारण मृदा के अंदर निश्चित अम्लता पाई जाती है। और ये अधिशोषित H+ Al+3 आयन जब मृदा संकीर्ण से हटकर, मृदा के कोलाइडी कणों से, ह्यूमस कणों से हटकर कहाँ आ जाते हैं? मृदा विलयन में आ जाते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर सक्रिय अम्लता उत्पन्न होती है। अब किस प्रकार से ये निश्चित अम्लता सक्रिय अम्लता में बदलती है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो, दुर्बल अम्ल जो होता है ना, इसकी प्रकृति होती है कि ये बहुत कम मात्रा में विघटित होता है, यानी इसका विघटन जो होता है ना, वो बहुत अल्प मात्रा में होता है। अब अल्प मात्रा में विघटन होने से अधिकांश जो अधिशोषित H+ आयन है किसके पास? दुर्बल अम्ल के साथ, वो अविघटित अवस्था में ही रहते हैं। यानी कि एक सिंपल सी बात ये हुई कि ये बहुत कम H+ आयन मृदा विलयन के अंदर देता है। अब बहुत कम आयन देता है तो इससे होगा क्या? मृदा के अंदर H+ आयनों की संख्या कम होगी। मृदा के अंदर H+ आयनों की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी, नियंत्रित रहेगी। अब यदि इसमें जो है अधिक मात्रा में चूना मिला दिया जाए तो H+ आयनों क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। यानी कि जो थोड़ी बहुत मात्रा में दुर्बल अम्ल ने क्या किया है? थोड़ी बहुत मात्रा में दुर्बल अम्ल ने H+ आयन जो मुक्त किए हैं, उनके कारण थोड़ी बहुत मात्रा में जो अम्लता उत्पन्न हुई है, जैसे ही आप लोग उसके अंदर चूना मिलाओगे, चूना मतलब क्षार, जैसे आप लोगों ने वहां पर क्षार मिलाया, चूना मिलाया, तो जैसे आप लोगों ने चूना मिलाया तो होगा क्या? वहां पर H+ आयन जो होंगे वो उदासीन हो जाएंगे, क्योंकि क्षार मिलाया ना आपने, और वहां पर क्या है? थोड़ी बहुत अम्लता है। तो जो H+ आयन दुर्बल अम्ल ने दिए थे, उनको कौन उदासीन कर देता है? आपका चूना उदासीन कर देता है। और जब उसने इसे उदासीन कर दिया है तो फिर इसकी कमी को, यानी H+ आयनों की जो कमी हुई है, उसको पूरा करने के लिए अम्ल विघटित होकर मृदा विलयन में वापस क्या देता है? H+ आयन देता है। यानी कि यहाँ पर जो वास्तव में H+ आयनों की संख्या है ना, वो चूना मिलाने के बाद भी क्या रही? कम ही रही। यानी कि यहाँ पर जो अंतर आता है ना पीएच के अंदर, वो बहुत कम देखने को मिलता है। यानी कि H+ आयन जो होते हैं वो कम मात्रा में मुक्त होते हैं, इसलिए पीएच में परिवर्तन जो आएगा वो बहुत कम देखने को मिलता है। और यही बात अपन बोल रहे हैं कि यही जो चीज है, यही जो दुर्बल अम्ल का गुण है, मृदा के अंदर उपस्थित दुर्बल अम्ल का गुण है, ये इस मृदा को क्या करते हैं? उभय प्रतिरोधन क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे ये अपने पीएच को परिवर्तित नहीं होने देती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको यहाँ पर एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। साथ के साथ आप लोग उसको जो है यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं उभय प्रतिरोधन क्षमता के बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है यहाँ पर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसको आगे जो है बढ़ाता हूँ और अगला टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं इसी से संबंधित, और वो है उभय प्रतिरोधन क्षमता। ठीक है, उभय प्रतिरोधन क्षमता।
उभय प्रतिरोधन क्षमता। इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करें तो देखो, मृदा में उभय प्रतिरोधन क्षमता की अपन बात करें तो मृदा अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है, यानी कि ये उभयधर्मी होती है। ठीक है, मृदा अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है, मतलब मृदा उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करती है। क्या करती है? उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करती है आपकी मृदा। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर कि मृदा अम्लीय व क्षारीय, ठीक है, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करती है, अर्थात यह उभयधर्मी प्रकृति की होती है। यह उभयधर्मी प्रकृति की होती है। क्या होती है मृदा? उभयधर्मी प्रकृति की होती है, दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है। अब बात करें कि मृदा जो होती है इसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता कितनी होगी, तो ये निर्भर करती है उसमें उपस्थित कोलाइडों के प्रकार के ऊपर। कौन से प्रकार के कोलाइड मृदा के अंदर उपस्थित हैं, उसी के आधार पर उसकी क्या होती है, उभय प्रतिरोधन क्षमता होती है। और मृदा के अंदर उपस्थित कोलाइडों के बारे में अपन बहुत विस्तार से चर्चा पहले कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता, मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता उसमें उपस्थित कोलाइडी पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। उसमें उपस्थित कोलाइडी पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। उनकी मात्रा है, उनके प्रकार है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। जिस मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृत्तिका व कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृत्तिका एवं कार्बनिक पदार्थ मतलब ह्यूमस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है। उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो एक तो अपन ने तरीका यहाँ पर देख लिया कि भाई मृदा के अंदर कोलाइडी पदार्थों की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उभय प्रतिरोधन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। और क्या तरीका है मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता के बारे में बताने का, तो एक और तरीका होता है और वो होता है आपकी धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता के आधार पर भी आप लोग बता सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता भी
धनायन विनिमय क्षमता भी उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रभावित करती है, क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, ठीक है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होती है तो उभय प्रतिरोधन क्षमता भी अधिक होती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने पर उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता भी अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, और इसके बारे में तो अपन आराम से बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि भाई मैंने बताया ना आप लोगों को, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है तो उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या है? ह्यूमस, और आप लोग जानते हैं ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कोलाइडी पदार्थों की धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और इसी कारण क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर कि धनायन विनिमय क्षमता अधिक है तो उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, और ध्यान रखें एक और चीज़ कि 50% बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। 50% बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो 50% बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे ज़्यादा उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी मृदा के अंदर उभय प्रतिरोधन क्षमता के बारे में बात, और किस प्रकार से कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब एक और टॉपिक इसमें लास्ट बचता है जिसके अंदर ये अपना अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, और वो है उभय प्रतिरोधन क्षमता का महत्व, यानी कि क्या उपयोग है इसका, उसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। उभय प्रतिरोधन का महत्व। ठीक है, प्रतिरोधन का महत्व। अब देखो इसके महत्व के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला महत्व होता है मृदा पीएच का स्थायीकरण। मृदा पीएच का स्थायीकरण। मृदा पीएच का स्थायीकरण। तो देखो भाई, मृदा पीएच का अचानक परिवर्तन मृदा वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन करता है जिसका प्रभाव पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्यता पर पड़ता है। यानी कि मृदा पीएच के अंदर परिवर्तन हुआ तो भाई पोषक तत्वों की प्राप्यता में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन हो जाता है, और इस कंडीशन में जो आपके जो पौधे होते हैं वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते और उत्पादन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो इस तरह से मृदा पीएच का स्थायी रहना बहुत ज़रूरी है, और उसको स्थायित्व प्रदान करने का काम कौन करता है? उभय प्रतिरोधन क्षमता इसको स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है भाई, तो देखो मृदा पीएच का यानी कि मृदा पीएच में अचानक परिवर्तन, मृदा पीएच में अचानक परिवर्तन जो होता है, ठीक है, अचानक परिवर्तन होने से
मृदा अचानक परिवर्तन होने से मृदा में उपस्थित पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता प्रभावित होती है। यानी मृदा पीएच में अचानक परिवर्तन होने से मृदा में उपस्थित पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता, यानी पौधों की पोषक तत्वों की प्राप्यता प्रभावित होती है। यदि पीएच में अधिक परिवर्तन होता है तो पेड़ पौधों व सूक्ष्म जीवों को बहुत अधिक हानि होती है। यदि मृदा पीएच में अधिक परिवर्तन होता है तो पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों को बहुत हानि होती है, बहुत हानि पहुंचती है। ठीक है। उभय प्रतिरोधन क्षमता यह कठिनाई को दूर कर देती है। इस कठिनाई को उभय प्रतिरोधन क्षमता दूर करती है। यानी ये जो कठिनाई है मृदा पीएच में परिवर्तन की, इसको दूर करने का काम करती है कौन? उभय प्रतिरोधन क्षमता। लास्ट है मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा। सुधारकों की आवश्यक मात्रा। देखो आप लोग मृदा की स्थिति को सुधारने के लिए उसके अंदर मृदा सुधारक मिलाते हैं। अब वो कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, इस चीज़ का पता आपको तभी लग पाएगा जब आपको मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता पता हो। ठीक है ना। तो मृदा सुधारकों की कितनी मात्रा आपको मिलानी है ये आपको उभय प्रतिरोधन क्षमता बताती है। ठीक है। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन के लिए उतने ही अधिक पीएच परिवर्तन के लिए उतने ही अधिक चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। ये दोनों क्या होते हैं? मृदा सुधारक होते हैं। गंधक मतलब सल्फर की आवश्यकता होती है। ठीक है। दिए जाने वाले चूने की मात्रा निश्चित करते समय मृदा में दिए जाने वाले चूने की मात्रा निश्चित
करने में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा व बनावट को ध्यान में रखते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा एवं बनावट को ध्यान में रखते हैं। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मृदा पीएच के 2 महत्व थे और इसी के साथ अपनी मृदा अभिक्रिया जो होती है ये लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें और साथ ही आप लोग टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है। आगे आने वाले संडे को इसका टेस्ट आयोजित होगा, तो आप लोग सभी को ऐप के ऊपर जो भी टेस्ट लिया जाए उसको अच्छे से कंप्लीट करते हुए उसके आंसर्स मुझे सेंड करने हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको कंप्लीट करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।